कि जैसे बिहार की सियासत में भी दो तरह के बयान आ रहे हैं इस इनकाउंटर पर। एक तरफ बहुत सारे सत्ताधारी दल और विपक्ष के दलों के नेता कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता भी हैं जैसे जीतन राम मांझी हैं और एक दो और नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी सवर्ण समाज के थे, इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। अगर कोई अनुसूचित जात जनजात का ओबीसी समाज का व्यक्ति होता, उसका एनकाउंटर होता, तो इतना हो हल्ला नहीं होता। तो क्या इसके पीछे की वजह कि ये भी है कि बिहार और यूपी के, बिहार के साथ साथ झारखंड और यूपी के लोग भी पहुंच रहे हैं वहां? देखिए, बिहार की बात हो, यूपी की बात हो, उसमें जात की बात ना हो, यह तो असंभव ही है। बिल्कुल। बिहार से पहले देखते हैं यूपी में। साल होता है 2020, कोविड का समय, और विकास दुबे, जिनको एक गैंगस्टर कहा जाता है, भिखरू वाले, जी। उज्जैन में पकड़े जाते हैं, पुलिस लाती है, टीओवी पलट जाती है, और उसके बाद एनकाउंटर में उनकी भी कथा समाप्त हो जाती है। विकास दुबे नाम से ही उनके ब्राह्मण होने पर कोई शक तो नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन कहाँ ये आउटरीच हुआ था? लोगों ने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण की हत्या हुई है। लोगों ने कहा एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया है। तो विकास दुबे में और भरत भूषण तिवारी में आपको अंतर समझना पड़ेगा। ये कोई गैंगस्टर नहीं था, और इसने कुछ किया है, जैसे इस पर आरोप है कि धमका रहा था, पुलिस को कॉल करके, जो भी चीजें हैं, तो उसको पकड़ के उस पर अभियोग चलाना चाहिए था। यहाँ पर जात की बात नहीं है, यहाँ पर वही है सरकार का इकबाल कि आखिर किन परिस्थितियों में इसका एनकाउंटर किया गया। और देखिए, वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है और हर व्यक्ति देख रहा है, उसको कैसे झुठलाएंगे? या तो उसको फॉरेंसिक में ले जाए, फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट बनवा के ले आए कि भाई ये जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है क्लिप, ये सब फेक है। पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचा है। जात की बात नहीं है इसमें, मुझे लगता है। इससे पहले बिहार में भी आपने जब मुझसे कहा कि अभी ये रिकॉर्ड करना है, मैं कोशिश कर रहा था वो याद करने की। अभी 4-6 महीने पहले एनकाउंटर में 2 लोगों की हत्या हुई है, और एक का तो सरनेम ही मिश्रा था, तो उससे तो स्पष्ट होता है कि वो तो ब्राह्मण ही था। बिल्कुल। वहां पर कोई आउटरीच नहीं हुआ, क्योंकि लोग जानते थे कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि से है। उस पुलिस एनकाउंटर, पुलिस पर उसने हमला किया, पुलिस ने उसको मार गिराया, बात खत्म। उस पर कोई आउटरीच नहीं हुआ। यहाँ पर अपराधी या एक सामान्य नागरिक, एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर, इस पर यहाँ पर मामला अटका हुआ है। और जो चीज सोशल मीडिया में एटलीस्ट विजिबल है, जिसकी बात तमाम लोग कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी की बात आपने कही, उससे पहले मैं कह दूं तो ये लग रहा है कि ये पूरा एनकाउंटर फेक है। ये एक सीन बनाया गया है। भरत भूषण तिवारी को एलिमिनेट ही करना था, क्योंकि उन्होंने शायद पुलिस को ललकार दिया था, वो भी सामाजिक कारणों से। जी। वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के वो पुलिस और प्रशासन से लगातार बात करते थे। थोड़े दबंग प्रवृत्ति के थे, तो कह रहे थे कि नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे तो दिखा देंगे आपको। यही उनका अपराध था, और इस अपराध की सजा तो एटलीस्ट एनकाउंटर नहीं ही हो सकती है। नंबर 1, जीतन राम मांझी जी जो कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और अब उनको लगता है राजनीति, उनको पता है कि उनके मतदाता कहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे भी गलती हो रही है मेरे ख्याल से। आप आज देखिए, भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो केवल ब्राह्मण हैं? क्या वो केवल सवर्ण समाज के लोग हैं? नहीं, उनमें अधिकता, खास करके जिस गांव की बात कर रहे हैं बिलौटी, उसी गांव के पड़ोस में एक गांव है जवनिया जी। जो कि गंगा के दियारे में आ जाने से पूरा गांव डूब गया। उस गांव के लोग इनके गांव में आकर एक दूसरे हिस्से में रहने लगे। उनकी बसावट को लेकर के भरत भूषण तिवारी बहुत आक्रामक थे, उनकी मदद कर रहे थे। आप जाएं भरत भूषण, आज उनकी तरह भी है, और आपके पास फुटेज आएंगे, देखेंगे आप, वहां पर अधिकांश लोग जो भरत भूषण तिवारी के समर्थन में आ रहे हैं वो दलित समाज से हैं, सवर्ण नहीं है। वो सवर्ण तो वहां पर 2-4 घर ही है। बिल्कुल। कौन उनके समर्थन में खड़ा है इस वक्त? वही व्यक्ति जिनके हक की लड़ाई ये लड़ रहे थे, जिनकी हक की लड़ाई की बात जीतन राम मांझी करते हैं। इनफैक्ट वहाँ के जो युवक हैं, उनके खुद मुसहर समाज के, वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी कभी खोज खबर लेने आए नहीं, ये व्यक्ति था जो हमारे पानी पीने के लिए यहाँ पर हैंडपंप लगवा गया। तो जाति की राजनीति होती है। जीतन राम मांझी अपने मतदाता वर्ग को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि यह बहुत ही स्पष्ट तौर पे लग रहा है कि फेक इनकाउंटर है, जनता का मिजाज ही कुछ अलग है, और इस मामले में राजनीति भी अलग अलग लेयर्स पे हो रही है। आगे आपका कुछ सवाल हो तो बिल्कुल। उसके जवाब अगला मैं सवाल बताऊंगा। मेरा सियासत से जुड़ा हुआ ही है। हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, भारत का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है।
मैं अयोध्या से आता हूँ, मेरे अयोध्या से भी बहुत सारे लोग बिलोटी गांव पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर कई सारे सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग जाकर वहाँ पर कुछ आर्थिक सहायता दे रहे हैं। तो ये मामला तो पूरी तरह उत्तर भारत की सियासत में गरमाया हुआ है। बिहार की बात करें तो 1990 के बाद से हमने देखा है केशव जी की ब्राह्मण समुदाय, भूमिहार समाज, ये एक तरफ से इसका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। अब बीजेपी की सरकार है, क्या सरकार को, भाजपा को थोड़ा बहुत भी नुकसान इस घटना से हो सकता है सियासी तौर पे? अब भाजपा को नुकसान हो या ना हो, लेकिन सम्राट चौधरी का नुकसान मुझे तय नज़र आता है। और आप यकीन माने, इस वक्त सम्राट चौधरी दिल्ली दरबार की फील्डिंग लगा रहे हैं, उनके दरबार में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि एक बार, क्योंकि यूपी का चुनाव सर पे है, एक बार यूपी का चुनाव निपट जाए तो मुझे लगता है सम्राट की कुर्सी भी हिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक नुकसान का सवाल है, आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछली बार भी कहा गया कि सवर्णों का विरोध है भाजपा से, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप जब देश की राजनीति को जातियों के खांचे में बांट कर देखने की कोशिश करेंगे तो सवर्णों के पास भी ज़्यादा ऐसे विकल्प नहीं है। अगर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव कुछ भी कर लें, सवर्ण वोट उन्हें नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल, सवर्ण वोट कांग्रेस के पास भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक तीव्र हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ चलती है, तो जो सवर्ण समुदाय है उसका स्वाभाविक तालमेल उनके साथ बैठता है। वहाँ पर ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर चुनाव आएंगे, फिर ये सारी बातें खत्म हो जाएगी, सोशल इंजीनियरिंग आएगा और हिंदुत्व आएगा, और फिर जो सवर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही जाएंगे मेजोरिटी में। हाँ, हो सकता है कुछ वोट छिटक जाए। हालांकि 2020 के चुनाव की बात करें, 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो भूमिहारों की नाराजगी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं कह सकते, लेकिन एनडीए पर थोड़ी सी भारी पड़ी थी। भूमिहार भी सवर्ण समाज में आते हैं और कुछ भूमिहार वोट आरजेडी के पाले में चले गए थे हल्के। लेकिन उससे क्या हुआ, एक परसेप्शन बना समाज में कि भूमिहार इस बार आरजेडी को वोट देंगे। तो जो फ्लोटिंग वोटर्स थे, जो फेंस सीटर थे, अंत तक जो फैसला नहीं कर पाते हैं कि वोट किन्हें देना है, वो भी आरजेडी के पाले में चले गए। तो आरजेडी की सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे। हालांकि बोचहा का फिर उपचुनाव हुआ तो उसमें और ज़्यादा हुआ। एनडीए के उम्मीदवार हार गए, आरजेडी के उम्मीदवार जीत गए। वो भी बोचहा भूमिहार बहुल क्षेत्र है। लेकिन फिर जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया, 2025 का विधानसभा चुनाव आया, तो चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, जो सवर्ण मतदाता हैं, उनका झुकाव, स्वाभाविक झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा। 2029 हो या फिर 2030 हो, मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल होगा। हालांकि सम्राट की कुर्सी पर मुझे इस वक्त खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और मैं जो कह रहा हूँ वो ऐसे नहीं कह रहा हूँ। सम्राट चौधरी की दिल्ली यात्रा बढ़ गई है, अभी इस वक्त दिल्ली में ही है वो। बिल्कुल। इस वक्त जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी दिल्ली में ही है, फील्डिंग सेट कर रहे हैं कहा जाता है। देखिए, उनके खिलाफ बोल कौन रहा है? नागमणि उनके खिलाफ बोल रहे हैं जी। किस पार्टी में है नागमणि? उन्हीं के इसमें है ना, सहयोगी पार्टी में है ना। नागमणि ओपनली बोल रहे हैं जी। सम्राट चौधरी, आप समझिए कि यूपी चुनाव तक की प्रतीक्षा क्यों की जा रही है? क्योंकि वो कुशवाहा समाज से हैं। कुशवाहा समाज से है, नंबर 1। ये बड़ी वजह नहीं है। बड़ी वजह है कि सम्राट चौधरी अगर हटाए जाते हैं अभी, तो किस आरोप में हटाए जाएंगे? एनकाउंटर के आरोप में। बिल्कुल। और एनकाउंटर सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। एनकाउंटर और बुलडोजर पॉलिटिक्स के नाम पर अगर सम्राट चौधरी को हटाया जाएगा तो बीजेपी के अपने ही यूपी मॉडल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। फिर चुनाव में कैसे इस मुद्दे को भुनाएंगे? इसीलिए सम्राट चौधरी को एक महीन राजनीति के तहत 3-4 महीने खींचने की तैयारी है। और एक बार जब यूपी चुनाव निपट जाए तो फिर सम्राट चौधरी को भी आहिस्ता से जगह लगा दिया जाएगा। इस बीच देखिए क्या क्या हो रहा है। सम्राट चौधरी के सितारे जिस तरह से थोड़े हल्के से डाउन दिख रहे हैं ना, उसी तरह से थोड़ा उभार नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार के राजनीतिक यात्रा में हो रहा है। बिल्कुल। एजेंसियां हायर की जा रही हैं, उनको सोशल मीडिया पर ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है। उनके सलाहकार उनके साथ बैठ कर के रणनीति बना रहे हैं। अचानक से जो एक प्रायः शिथिल स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, सडनली पीएमसीएच में आते हैं, फुल एक्शन में दिखते हैं। पीएमसीएच के प्रिंसिपल जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उन पर कार्रवाई की बात होती है। तो उनका एक इमेज मेकओवर चल रहा है। सियासत, बिहार की सियासत में इस वक्त यह कोशिश है कि सम्राट चौधरी से बड़ा कद निशांत कुमार का बनाया जाए, दिखाया जाए। एक चीज़ और हो रही है, ये भी बारीकी से इस पर नज़र रखिए।
निशांत कुमार के गार्जियन कौन है आपको मालूम है? निशांत कुमार के पिता तो नीतीश कुमार हैं, उनके गार्डियन कौन है? विजय चौधरी? नहीं, निशांत कुमार के गार्डियन आरसीपी सिंह हैं। और आरसीपी सिंह भी संगठन के बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी भी जेडीयू में वापसी की बात चल रही है जी। तो आरसीपी की वापसी होती है। नागबनी का अटैक चल रहा है इन पे, सम्राट चौधरी पे। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं क्योंकि उनके बेटे को दोबारा मंत्री बनने की जो उम्मीद थी वह धाराशायी हो गई है। सदस्य नहीं है वो भी कुशवाहा हैं, यह ध्यान में रखिए। सब कुछ आप सारे इक्वेशन को अगर पेज पे रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि सम्राट चौधरी के सितारे थोड़े अभी इस वक्त हिले हुए हैं। हालांकि ये राजनीति है, राजनीति कब क्या करवट लेगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो अभी पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तो खतरा नहीं है, सम्राट की कुर्सी पर खतरा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.